हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ये हम आज मैथ का 10th के मैथ का पहला चैप्टर आपके सामने लेकर आए हैं। इसका नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ये बहुत ही आसान चैप्टर है और हम लोग प्रयास करेंगे कि ऐसे ही पढ़े कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सके, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें इधर उधर की हैं। उन सभी को हटाकर हमने आपके लिए एक बेहतरीन सा पूरा पैक वाला वीडियो तैयार किया है, जिसमें हम लोग जो पढ़ना है उसका निचोड़ बस पढ़ेंगे और इतने बढ़िया से पढ़ेंगे कि हम समझ भी जाएंगे और हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। आइए देखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या धनात्मक, ऋणात्मक, परिमेय और अपरिमेय। देखिए, धनात्मक, ऋणात्मक, सभी धनात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या, जितने भी परिमेय संख्या हैं और जितने भी अपरिमेय संख्या हैं, सबको मिला दीजिए तो जो एक समूह बनेगा उसे कहेंगे वास्तविक संख्या। तो आपको लग रहा होगा कि सर सब तो आ गया वास्तविक संख्या में, तो कौन सी संख्या है जो वास्तविक संख्या नहीं है। तो आपने अभी तक जितनी भी संख्या पढ़ी है 10th से पहले, जितनी भी संख्या, सभी की सभी वास्तविक संख्याएं में आती हैं। तो बात रही कौन सी संख्या वास्तविक संख्या नहीं है। तो जब आप 10th को पास करके 11th में जाइएगा तो एक चैप्टर आता है इमेजिनरी नंबर करके, आपको वहां पर पढ़ना पड़ेगा अवास्तविक संख्या। तो बस इसमें से एक ही ग्रुप को बाहर रखा गया है जिसे कहते हैं अवास्तविक संख्या। ये आपको 11th में पढ़ना पड़ेगा। और ये अवास्तविक संख्या कैसा होता है जिसे आज तक आपने देखा नहीं है। तो आपने रूट देखा होगा। रूट के अंदर में आज तक आपको केवल पॉजिटिव नंबर मिला होगा, धनात्मक, प्लस वाला। अगर इसके अंदर कोई माइनस वाला नंबर आ जाता है तो इसे ही कहते हैं अवास्तविक संख्या। बस इसी को इसमें से अलग रखा गया है। बाकी धनात्मक संख्या हो कोई भी ऋणात्मक संख्या हो, कोई परिमेय संख्या हो, कोई अपरिमेय संख्या हो, इन सबको मिलाकर जो एक ग्रुप बनता है उसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या। ये थी वास्तविक संख्या की परिभाषा। बाकी आप लोग 10th में हो तो इस बात की तो गारंटी है कि सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, विभाज्य संख्या, ये सब पढ़े होंगे। फिर भी हम आपको अभाज्य संख्या पढ़ाते हैं क्योंकि आपके यहाँ इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और आप में बहुत सारा कंफ्यूजन भी होगा कि अभाज्य संख्या कैसी होती है। तो थोड़ा सा अभाज्य संख्या पर फोकस करते हैं। देखिए, अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहा जाता है और इस पर 10th में बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि वैसी संख्या जो एक से और स्वयं से ही केवल विभाजित हो, एक और स्वयं से, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एकदम बात सही है। थोड़ा सा और इससे आगे जाकर पढ़िए कि जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो। यही बात आप लोग बचपन में पढ़ते थे कि जो एक से और केवल स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। हम उसी बात को कह रहे हैं कि केवल 2 गुणनखंड हो। तो जैसे कोई भी संख्या लीजिएगा, 2 का देखिए, 2 या तो 1 से कटेगा या 2 से कटेगा। तो कितने गुणनखंड? 2 गुणनखंड 3 का देखिएगा तो 1 से और 3 से कटेगा, तो ये भी हो गया अभाज्य संख्या। आप ले लीजिए 6 को, 6 में देखिएगा तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। और हमारी चर्चा आके रुकती है 1 पर। क्या 1 अभाज्य संख्या है या नहीं है? 1 पर अगर फोकस कीजिएगा तो 1 केवल 1 से कटता है। अब आप बताइए, 1 केवल 1 से कटता है, क्या इसके 2 गुणनखंड हैं? तो नहीं है। 1 के केवल 1 ही गुणनखंड है, इसीलिए 1 अभाज्य संख्या नहीं है। इस बात को गांठ बांधकर याद कर लीजिए कि 1 अभाज्य संख्या नहीं है। 1 अभाज्य संख्या नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। फिर आप 2 पर फोकस कीजिए। 2 मतलब हमारे अभाज्य संख्या का जो ग्रुप होता है, उसकी जो शुरुआत होती है वो 2 से होती है। तो यहां याद रखिएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। याद रहेगा। 2 का देखिए, 1 और 2 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे करके आप ढूंढिएगा तो आपको बहुत सारे अभाज्य संख्या मिलेंगे और उसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 2। अब 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है,
एक ऐसी मात्र जो अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। ये जो दो है ये आप देख ही ले कि अभाज्य संख्या है और इसके साथ ये सम संख्या भी है। एकमात्र ऐसी संख्या है, एकमात्र जो अभाज्य भी है और सम भी है। ये केवल दो है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता है। समझ गए? याद रखिएगा, एकमात्र ऐसी संख्या जो अभाज्य संख्या और सम संख्या दोनों है, वो बस दो है। ये दो पॉइंट आप याद रखिएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो दो है, और ऐसी एकमात्र संख्या जो अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है, वो कौन सी है, तो दो। बाकी थोड़ा सा आपको यहां फोकस करना है कि एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक के पास दो गुणनखंड नहीं है, एक के पास केवल एक गुणनखंड है, इसीलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है। याद रहेगा। एक और चीज आपको अभाज्य संख्या के बारे में समझना होता है, जिसे हम लोग कहते हैं सह अभाज्य संख्या। इसे कहा जाता है को प्राइम नंबर। देखिए, ये क्यों हम पढ़ा रहे हैं? क्योंकि ये हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन पैदा करता है। और कंफ्यूजन क्यों पैदा करता है? क्योंकि यहां पर लगा हुआ है अभाज्य संख्या। तो आपको अगर कभी ये पूछा जाएगा, एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे हम आपसे पूछे कि बताइए 9 और 11 क्या ये सह अभाज्य संख्या है? तो आप एक बार देखिएगा तो आपको 9 दिखाई देगा। भैया 9 तो अभाज्य संख्या है ही नहीं। तो आपको लगेगा कि 9 अगर अभाज्य संख्या नहीं है और यहां देखिए लिखा है सह अभाज्य, तो आपको लगेगा कि भाई ये तो सह अभाज्य संख्या नहीं होगा। बस इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये बात मन में बिठा लीजिए कि सह अभाज्य संख्या के लिए यह जरूरी नहीं है कि दोनों संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है। सह अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसका HCF कहिए, जिसका HCF 1 आता है, जिसको आप लोग महत्तम समापवर्तक बोलते होंगे, वो 1 आता है। मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसी दो संख्या जिसमें कॉमन लेना तो आप लोग बचपन से सीखे होंगे। कॉमन कुछ नहीं होता है, कॉमन 1 होगा, इसके अलावा कोई भी चीज कॉमन नहीं हो सकता है। आप 9 और 11 का HCF निकाल कर देखिएगा तो 1 आएगा, और आप 9 और 11 में कॉमन ढूंढिएगा तो भी 1 आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो 9 और 11 हो गया कौन सी संख्या? तो सह अभाज्य संख्या, जबकि इसमें 9 अभाज्य नहीं है, फिर भी ये सह अभाज्य का जोड़ा है। ये बात याद रखिएगा। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए 8 और 9, देखिए ना, 8 भी अभाज्य नहीं है, 9 भी अभाज्य नहीं है, लेकिन ये दोनों सह अभाज्य संख्या है। आप इसका HCF निकाल कर देखिएगा तो HCF 1 आएगा। आप इस दोनों में कॉमन देखिए तो कॉमन केवल 1 आएगा, इसीलिए ये दोनों सह अभाज्य संख्या है। उम्मीद है कि आप शायद ये समझ गए होंगे कि हमने क्या क्या पढ़ाया। हमने पहले आपको पढ़ाया वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? आज तक आपने जितनी संख्याएं पढ़ी हैं सब की सब वास्तविक संख्या है, सब की सब। जैसे धनात्मक संख्या, जितना प्लस वाला संख्या है सब, ऋणात्मक संख्या, जितना माइनस वाला संख्या है सब, सब का सब। फिर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जिसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या, और जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय संख्या। इन सब का ग्रुप ले लीजिए, ये सब के सब ग्रुप को मिला लीजिए एक जगह, इन सब को कहते हैं वास्तविक संख्या। बस एक ही चीज इससे अलग रहती है, और वो बस ये है, रूट के अंदर में कोई संख्या अगर निगेटिव फॉर्म में हो, -1, -x, -2, -5, लेकिन रूट के अंदर में, ये बस वास्तविक संख्या नहीं है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अवास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर। ये आपको अभी पढ़ना नहीं है, 11th से ये शुरू होता है। इसके बाद हमने आपको, क्योंकि सम संख्या विषम संख्या ये आप लोग जानते होंगे, तो हमने सीधा फोकस किया अभाज्य संख्या पर। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो ये बचपन से पढ़ते आए हैं, जो 1 से और स्वयं से विभाजित हो, केवल 1 और स्वयं से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसे थोड़ा सा आगे बढ़ के हम लोग आज पढ़े हैं कि जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, लेकिन 2 गुणनखंड का होना जरूरी है। हमने एग्जाम्पल देखा, 2 अभाज्य है या नहीं है? जी हाँ, 2 केवल 1 से और 2 से कटता है, 3 1 और 3 से कटता है,
लेकिन जब हम चर्चा किए एक पर तो पता चला एक तो केवल एक से कटता है, इसका मतलब एक का दो गुणनखंड नहीं हुआ, एक का केवल एक गुणनखंड हुआ। और अगर एक का एक ही गुणनखंड है और हमको चाहिए दो गुणनखंड, इसका मतलब एक अभाज्य संख्या नहीं है। ये बात समझ गए होंगे। 6 के बारे में बात की तो ये 1 से भी कटा, 2 से भी कटा, 3 से भी कटा, 6 से भी कटा, बहुत सारे चीजों से कट गया। इसके गुणनखंड की संख्या जोड़िए ना, 1 2 3 4, ज्यादा हो गया, ये अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद हमने फोकस किया सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। लेकिन हम लोग तो पढ़े हैं सम और विषम, दो सम संख्या भी है। तो दुनिया में मात्र एक ही ऐसी संख्या है जो अभाज्य के साथ साथ सम भी है, इसके अलावा कोई नहीं मिलेगा आपको। अभाज्य के साथ विषम मिलेगा, लेकिन अभाज्य के साथ सम केवल एक संख्या, कौन, तो 2। फिर हम थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला टॉपिक था सह अभाज्य संख्या। ये कंफ्यूजन वाला इसलिए था क्योंकि इसमें नाम तो था अभाज्य, लेकिन इसमें अभाज्य रहे या नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हमने इस टॉपिक को आपको पढ़ाया कि देखिए इसमें ये अभाज्य संख्या तो है लेकिन ये अभाज्य नहीं है, लेकिन फिर भी ये दोनों मिलकर सह अभाज्य संख्या है। तो सह अभाज्य के बारे में पढ़ाया कि इसका HCF कितना होता है, 1। कोई भी दो नंबर ले लीजिए आप, कोई भी दो, अगर उसका HCF 1 आ गया तो हम बोलेंगे ये दोनों सह अभाज्य संख्या है। फिर हमने आपको यहां दिखाया 8 और 9। 8 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 9 भी अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन दोनों सह अभाज्य संख्या है। उम्मीद है आप समझे होंगे। हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम आप लोग को पढ़ाते जाएंगे, आप ये थ्योरी पढ़ा रहे हैं, अभी क्वेश्चंस नहीं चल रहा, थ्योरी चल रहा है। आप इसका नोट बनाते जाइएगा। कभी रिवाइज करना होता है, चैप्टर को समझना होता है, तो सबसे बढ़िया होता है खुद से बनाया गया नोट। अब देखते हैं कि ये वास्तविक संख्या वाले चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक तो समझते होंगे, प्लस वाला नंबर, धनात्मक पूर्णांक के 2 गुणों का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में, जो चैप्टर है वास्तविक संख्या, इसमें हम लोग धनात्मक पूर्णांक के 2 गुणों का अध्ययन करेंगे। वो 2 गुण कौन कौन से हैं, तो शायद ये नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे, यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिदम, एक ये है, और दूसरा है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। ये दोनों चीज हम लोग को इसमें पढ़ना है। एक पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम और एक पढ़ना है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। कुल मिला के देखिएगा तो टॉपिक आसान है, बहुत छोटा छोटा चीज पढ़ना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय को समझते हैं, इसको समझ जाइएगा, एक बार में समझ जाइएगा, और इसको समझ जाइएगा तो इसका पूरा का पूरा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। शुरू करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। इसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहिए, या इसे हिंदी में प्रमेयिका कहिए। अब ये क्या है, आपको अभी ये नया नया लग रहा होगा नाम सुनकर कि पता नहीं क्या है, लेकिन सच बात ये है कि आप इसको जैसे बनाएंगे ना, वो आप पढ़ चुके हैं। आप नाम स्पेशली नहीं जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, लेकिन आपको अभी जैसे हम पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा ये तो बचपन वाला पढ़ाई हो गया, बस इसकी भाषा थोड़ी सी अलग है। कहा जाता है कि ए तथा बी दो ऐसे धनात्मक पूर्णांक हैं ए तथा बी दो ऐसे धनात्मक पूर्णांक हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका 2 धनात्मक पूर्णांकों पर लगता है, कभी ये ऋणात्मक पर काम नहीं करेगा। जहां Q तथा R विद्यमान है,
अभी तक जो हम लिख रहे हैं शायद आपको समझ में नहीं आता होगा, अगला पॉइंट भी लिखेंगे वो भी आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे ये आने लगेगा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, लेकिन यहां पर शर्त है कि जहां ये आर जो है ये हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन ये बी से छोटा और बराबर होगा। ये भी आपको समझ में नहीं आया होगा, बस आप देखिए कि लिखते कैसे हैं। बस एक पॉइंट आगे जाएंगे और आप समझ जाइएगा। जैसे मान लीजिए हम 4 से 13 में भाग करते हैं, बचपन से भाग तो दिए होंगे और पढ़े होंगे। हम 4 से 13 में भाग लगाते हैं। भाग कैसे लगाते थे? 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। 13 में से 12 गया तो कितने बचेगा? 1। बस आप ऐसे ही भाग बनाते होंगे, याद रहे बचपन तो। अब इसमें आपको पढ़ाया गया होगा कि भैया ये बताओ कि भाग को हम लोग चेक कैसे करते हैं, भाग को चेक कैसे करते हैं। तो आपको पढ़ाया गया होगा कि ये जो नीचे वाला है इसे हम कहते हैं शेषफल। जो ये है यहां पर, इसे हम लोग कहते हैं भागफल। एकदम बचपन याद कीजिए। इसे कहते हैं भाज्य और इसे कहते हैं भाजक। इतना आप लोग पढ़े होंगे बचपन में। बस हम इसी को थोड़ा सा समझा रहे हैं, आपको समझिएगा। इस दोनों के बारे में बचपन में आपने इसको हिंदी में शेषफल पढ़ा होगा, इंग्लिश में रिमाइंडर पढ़ा होगा, आपने इसको भागफल पढ़ा होगा, क्वोशिएंट पढ़ा होगा। इसको सूचित करने का तरीका होगा आर और इसको सूचित करने का तरीका होगा क्यू। जो इसमें विद्यमान है, देखिए यहां पर है, आर भी है और क्यू भी है। तो ये दोनों को समझने में आपको तकलीफ नहीं रहेगा। ये जो लिखा रहता है इसमें क्यू क्या है और आर क्या है। क्यू भागफल है और आर शेषफल है। इस दोनों को थोड़ा सा समझ लीजिए। ये जो भाज्य है इसको ए कहा गया है और भाजक को बी कहा गया है। बस इसी को ऐसे करके लिखा गया है। अब आपको अगर हम पूछे कि आप भाग को चेक करने का नियम याद है, क्या लिखते थे? तो आप ऐसे लिखते थे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये बचपन की बात हो गई। बचपन में भाग को चेक करने के लिए कहा जाता है, मतलब 4, 5, 6 की बात कर रहे हैं हम। अब इसको आप कैसे लिखिएगा? हमने कहा कि भाज्य को सूचित करेंगे हम ए से, अभी के बाद जब तक यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ेंगे। भाजक को सूचित करेंगे बी से, भागफल तो जानते हैं क्यू से और शेषफल भी जानते हैं आर से। देखिए ना, यही नहीं लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में? लिखा है ना ए बराबर बी क्यू प्लस आर। सेम टू सेम इसी चीज को लिखा गया है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बस इसी को दर्शाता है। बस जो हम लोग भाग देते थे ना, वो जो भाग की विधि थी वही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सबसे आधारभूत चीज, जिससे हम इसको आगे डन करेंगे, इससे क्वेश्चन हल करेंगे। आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। भाग करने तो आता ही था और भाग को चेक करना बचपन से आता है कि भाग का चेक करने का नियम क्या होता है। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। आप शेषफल पहचानते हैं, भागफल पहचानते हैं, भाज्य पहचानते हैं, भाजक पहचानते हैं। बस इसके नाम बदल दिए गए हैं और कुछ नहीं है, बस नाम ए बी क्यू आर। तो क्यू और आर याद ही रह जाता है। क्यू से क्वोशिएंट होता था, उसका मतलब भागफल, आर से रिमाइंडर मतलब शेषफल। ये दोनों तो याद रहता है। इस दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, उसको थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिए। ये जो भाज्य है इसे ए और जो भाजक है उसे बी। क्लियर है? अब हम लोग सीखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा एचसीएफ कैसे ज्ञात करना है। मेन चीज आप लोग को 10th में यही पढ़ना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तो ये होता है, इससे हम लोग एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा एचसीएफ महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। वही हमने लिखा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा महत्तम समापवर्तक, जिसे हम लोग एचसीएफ कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। अब बार बार हम लोग ये नहीं लिखेंगे कि इसका और इसका मौसम ज्ञात करना। देखिए संकेत क्या होता है। जैसे हमको ए तथा बी का मौसम ज्ञात करना है, इसका संकेत क्या होता है? इसको हम लोग शॉर्टकट में ऐसे लिखेंगे HCF ऑफ ए एंड बी।
ये जो हमने लिखा है, ये बस इतना ही दूर में हम ये बात लिख सकते हैं कि इसका अर्थ होता है कि ए और बी का HCF। हम लोग इतना लंबा लंबा चीज नहीं लिखेंगे, इसके लिए एक छोटा सा शब्द उपयोग करेंगे, HCF ऑफ ए एंड बी, बस हो गया। अब देखते हैं एक क्वेश्चन के द्वारा कि कैसे बनता है, आराम से समझ जाओगे, बहुत हल्का होता है। क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर 10 तथा 45 का मौसम मतलब HCF ज्ञात करना है। बचपन से आप लोग, बड़ा बिहार में चलता रहता है कॉमन, जोड़ घटाव गुना भाग लघुत्तम महत्तम, ऐसे तो पढ़े होगे, तो वहां भी आप लोग महत्तम निकालना सीखे होगे, महत्तम समापवर्तक HCF, भाग विधि द्वारा भाग लगा के फिर नीचे वाले से भाग लगा के फिर नीचे वाले से भाग लगा के, काम वही करना है, बस लिखने का तरीका बदल जाएगा। हम आपको एक बार बताते हैं कि जैसे आप लोग बचपन में बनाए थे HCF, बस वैसे ही HCF बनाएंगे, बस उसको लिखने का तरीका बदल जाएगा, और वो तरीका भी बिल्कुल नया नहीं है, आप उससे परिचित हैं। ठीक है, निकाला जाए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इसमें से ढूंढेंगे कौन बड़ा है और कौन छोटा है। जैसे मान लीजिए 45 बड़ा है और 10 छोटा है, तो हम लिख लेंगे माना कि A बराबर 45 तथा B बराबर 10, ये लिख सकते हैं। बड़े वाले को A मान लीजिएगा, छोटे वाले को B मान लीजिएगा। ये कारण क्यों है? क्योंकि हम लोग जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पढ़े थे, तो आप याद कीजिए, हम लोग पढ़े थे A बराबर BQ प्लस R, याद है? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो भाज्य हमेशा बड़ा होता है जिसमें भाग लगाते हैं, इसीलिए बड़े वाले को A मानना है और छोटे वाले को B मानना है। अब लिखेंगे चूंकि इस दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो भैया A बड़ा है B से। चूंकि A B से बड़ा है, इसीलिए अब A में हम B से भाग लगाएंगे। शुरू करते हैं, A में B से भाग लगाते हैं। देखिए यहां आराम से हम जैसे बचपन में भाग बनाते थे वैसे भाग बनाएंगे। ये आप कॉपी के सामने भी कर सकते हैं, कॉपी के पीछे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 10 से 45 में भाग लगाते हैं, भाग तो लगाने आता होगा, 10 चौके 40, बच जाएगा 5, ऐसे ही ना भाग लगाते हैं। अब आप अगर बचपन में महत्तम बनाए होंगे तो 5 से ऐसे 10 में भाग लगाते होंगे, याद होगा तो, लेकिन हम लोग इसको ऐसे नहीं कर सकते, इसको यहीं छोड़ देंगे और यहां लिखेंगे कि चूंकि 5 जो है ये 0 नहीं है, मतलब यहां जब तक 0 नहीं आता था तब तक हम लोग बचपन में भी भाग लगाया करते थे और यहां भी लगाएंगे। और चूंकि 5 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए अब हम लोग 5 से 10 में भाग लगाएंगे, तो हम लिखेंगे भाजक 10 में शेषफल 5 द्वारा भाग लगाने पर। ये तो यहां की कहानी हो गई, लेकिन इससे अलग एक बात सोचिए कि सर जब ऐसे ही बनाना था डायरेक्ट क्यों नहीं बनाए? लेकिन हमको तो यूज करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और ये हम विभाजन मेथड यूज कर रहे हैं भैया। बस इसी को देखकर तो हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखना है, इसी को देखकर। ये मत सोचिए कहीं अलग से लिखा जाता है, नहीं, जैसे बचपन में आप लोग बनाए थे वैसे ही भाग बनाना है और इसको देखकर यहां लिख देना है। जैसे देखिए क्या लिखेंगे, बोले तो क्या पढ़े थे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो भाज्य बराबर मतलब 45 बराबर भाजक गुने भागफल 10 गुना 4 प्लस शेषफल, शेषफल कितना 5। ये क्यों लिखे, किसका प्रयोग करके? भाई यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके। समझ गए होंगे। सबसे शानदार है, आप बड़े वाले को A मान लीजिए, छोटे वाले को B मान लीजिए। चूंकि A B से बड़ा है तो हम A में B से भाग लगाएंगे जैसा बचपन में लगाते थे। अब यहां पर 5 जो आया है वो 0 के बराबर नहीं आया है, जब तक नहीं आएगा तब तक भाग लगाते रहेंगे। अब इसको कैसे लिखोगे यूक्लिड विभाजन में? तो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कर हम लोग लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ये बात हम लोगों के अंदर चलेगा, बाहर तो यूक्लिड विभाजन कहता है A बराबर BQ प्लस R, वैसे ही हम लोग लिख दिए। ठीक है, अब हम यहां लिखे हैं क्योंकि ये 5 0 के बराबर नहीं आया, इसीलिए भाजक 10 में शेषफल 5 द्वारा भाग लगाने पर, 5 से 10 में भाग लगाते थे, हम फिर से लगाएंगे 5 में, 5 से 10 में भाग लगाएंगे, 5 दूनी 10। भाई साहब यहां पर 0 आ गया, जैसे ही यहां पर 0 आया हमारा काम खत्म।
अब इसको आप यूक्लिड विभाजन से कैसे लिखिएगा? आप लिखिएगा यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कर, और यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कीजिएगा तो फिर इसको देखिए और अकेले लिखिए, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। और जैसे यहां 0 आ गया, आप समझ जाइए कि आपका काम खत्म हो गया, एचसीएफ निकालने का काम खत्म हो गया। अब यहां लिख देंगे, चूंकि यहां ये शेष कितना आ गया, शेष बराबर 0, अतः यहां रुक जाते हैं। यहां रुक जाते हैं मतलब यहां हमारा भाग का प्रक्रिया खत्म होता है, एचसीएफ का प्रक्रिया खत्म होता है। तो बताइए अंतिम समय में आपने भाग किससे लगाया? तो भैया 5 से लगाया, भैया 5 से लगाया। तो लिखेंगे अतः एचसीएफ ऑफ किसका किसका? तो भाई 10 और 45 का, 10, 45 बराबर कितना? तो देखिए अंतिम में यहां कितना आया, 5। अंतिम में भाग आपने किससे लगाया? तो 5 से, 5 आंसर। ऐसे बनता है यूक्लिड विभाजन के द्वारा एचसीएफ। बहुत मुश्किल नहीं है, उम्मीद है समझ गए होंगे। जैसे हम लोग बचपन में भाग लगाते थे वैसे ही भाग लगाएंगे, बस इसके लिखने का तरीका बदल जाएगा, और वो भी बदल के कुछ नया नहीं होने वाला है, बदल के भी पुराना तरीका ही रहेगा। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। यहां भी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। हम तब तक भाग लगाते रहेंगे जब तक शेष 0 नहीं आ जाए, और जिस बार शेष 0 आ जाएगा उस बार जो यहां होगा भाजक, हम लोग उसी को बोलते हैं एचसीएफ। क्लियर है? उम्मीद है समझ गए होंगे। एकदम इजी क्वेश्चन था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कॉपी में उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब एक और क्वेश्चन आपके सामने है। इस बार 2 संख्याओं का एचसीएफ निकालना नहीं है, 3 संख्याओं का है। हम सबका एक एक टाइप आपको क्वेश्चन बता देते हैं, आप समझ जाइएगा। इस बार देखिएगा तो कुल मिला के 3 संख्या का एचसीएफ ज्ञात करना है। लिखा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 156, 221 तथा 364 का मौसा ज्ञात कीजिए, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 2 संख्याओं वाला हमने बता दिया, अब बारी है 3 संख्याओं वाले की। कोई अलग फॉर्मूला या कोई अलग तरीका बनाने का नहीं है, वही तरीका है। आप मानकर चलिए कि आपके पास क्वेश्चन 3 गो वाला नहीं है, बस 2 गो वाला है। सबसे बड़े वाले को छोड़ दीजिए, जो शुरुआत वाला 2 है छोटा छोटा उसको ले लीजिए, सबसे बड़े वाले को हटा दीजिए, और 2 वाले का क्वेश्चन आपको बनाने आता है एचसीएफ ज्ञात करना, तो बस जैसे सीखे हैं वैसे बनाना है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें हम लोग क्या सीखे थे? एगो को ए मानना है, एगो को बी मानना है। ए किसको मानना है? तो बड़का वाले को। तो हम लोग लिखेंगे माना कि ए बराबर 221 बड़ा है, तो 221। पहली बार हम लोग सबसे बड़े वाले को छांट देंगे, तो देखिएगा ए बराबर 221 तथा बी बराबर 156। ठीक है, इसके बाद लिखते थे कौन बड़ा है कौन छोटा है, लिखेंगे चूंकि ए बड़ा है बी से। अब ए बी से बड़ा है तो हम लोग छोटका से ना बड़का में भाग लगाते हैं, तो हम लोग अब भाग लगाएंगे छोटका से बड़का में, मतलब 156 से भाग लगाएंगे 221 में। भाग तो लगाने आता होगा चूंकि आप 10th में हो। 156 को 2 से गुना करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 156 एक ही बार लगेगा, हो जाएगा 156 156। अब देखिए 1 में से 6 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे तो 11, 11 में से 6 गया तो 5, इधर बच जाएगा 1, 11 में से 5 गया तो 6, 1 से 1 कैंसिल होके 0 आ जाएगा, तो आ गया 65, यही आएगा। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? तो आप जानते हैं यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या यूक्लिड विभाजन से। यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? तो यूक्लिड विभाजन कहता था a बराबर बी क्यू प्लस आर। उतना सब दिमाग से निकाल लीजिए, बचपन याद कीजिए। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। भाज्य कौन है? तो 221। भाजक कौन है? तो 156। भागफल कितना है? तो 1। अब प्लस शेष कितना है? तो 65। ऐसे लिख देना है। अब आप देखिए यहां पर क्या 0 आया है? तो नहीं आया है, मतलब भाग की प्रक्रिया बंद नहीं होगी। लिखेंगे चूंकि
65 जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए भाजक, और भाजक 156 है, 156 में 65 से भाग देने पर, अब हम लोग 65 से 156 में भाग देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 65 से 156 में भाग देते हैं। 65 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 130 होता है। तो 65 दूनी 130। 6 में से 0 जाएगा 6, 5 में से 3 जाएगा 2 और 1 में से 1 जाएगा तो कैंसिल। फिर से वापस इसको ऐसे ही लिखना है, कुछ नहीं है, भाग देते चलिए और इसको देखकर इधर लिखते चलिए। लिखिएगा यूक्लिड विभाजन से, बार बार बस यही लिखते चलना है, यूक्लिड विभाजन से। और लिखना क्या है, वही बचपन वाला चीज, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। भाज्य 156, भाजक 65 गुने भागफल 2 और शेष 26। लेकिन शेष 0 के बराबर नहीं आया है, मतलब भाग की प्रक्रिया आगे चलेगी। शेष 0 के बराबर नहीं है, इसलिए भाजक 65 में किससे भाग देना पड़ेगा, 26 से। भाग देते हैं, भाग देते हैं। चलिए 26 से अब भाग देंगे 65 में। और आप जानते हैं कि 26 दूनी 52 होता है। 5 में से 2 गया 3, 6 में से 5 गया 1, 13 आया। फिर इसको कैसे लिखिएगा, तो वही सेम चीज, यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से। और यूक्लिड विभाजन से क्या, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। और भाज्य है 65, 65 बराबर भाजक गुने भागफल 26 गुना 2 प्लस शेष। ठीक है। फिर देखिए यहां 0 के बराबर नहीं आया तो लिखेंगे चूंकि 13 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए भाजक 65 में 13 से भाग देते हैं। अब भाजक 65 नहीं है, भाजक है 26, तो 26 में 13 से भाग देते हैं, उस तरफ देते हैं। अब 13 से हम लोग 26 में भाग देंगे, 13 से भाग देंगे 26 में, 13 दूनी 26, आ जाएगा 0। इस बार शेष फल 0 आ गया, मतलब हमारे भाग की प्रक्रिया खत्म हो गई। लेकिन लिखना तो हम लोग को पड़ेगा, तो लिखते हैं यूक्लिड विभाजन से। यूक्लिड विभाजन से क्या लिखिएगा, तो लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। क्लियर है। अब यहां शेष कितना आ गया, शेष 0 आ गया, अतः भाग की प्रक्रिया अब नहीं करेंगे। और ये जो फाइनल आया ना, इसमें बताइए शेष 0 आ गया, तो अंतिम वाला भाजक कितना था, किससे भाग लगाए तो शेष 0 आ गया। तो भैया यहां 13 से लगाए, यहां भी देखिए 13, इसका मतलब HCF ऑफ किसका किसका निकाले थे, तो 221 और 156 का, वो आ गया 13। लेकिन क्वेश्चन तो था 3 संख्याओं का और हम अभी तक निकाले हैं केवल 2 संख्याओं का। कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले 2 संख्याओं का HCF निकाल लीजिए, 13 आ गया। अब मानकर चल लीजिए, अब माना कि अब आप मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन फिर 2 ही अंक का है। एक अंक जो छूटा हुआ था 364 और एक अंक जो HCF आया है, मतलब 13। इस दोनों में छोटा कौन है, तो 13, और बड़ा कौन है 364। बड़े वाले को A मानते हैं, छोटे वाले को B मानते हैं। अतः माना कि A बराबर 364 तथा B बराबर जो HCF आया होगा पहले 13। अब फिर से लिखिएगा, चूंकि A B से बड़ा है और जो छोटा वाला होता है उससे भाग लगाया जाता है बड़े वाले में, तो 13 से भाग लगाएंगे 364 में, 13 से 364 में भाग लगाते हैं। चलिए भाग शुरू करते हैं। 13 के 13, 13 दूनी 26, 6 में से 6 गया 0, 3 में से 2 गया 1, आगे उतर जाएगा 4,
और आप जानते होंगे 13 अट्ठे 104, ये माइनस होके 0 आ गया, पहली ही बार में शेष 0 आ गया, तो इससे आगे भाग लगाना नहीं होगा। लेकिन इसको लिखने का तरीका क्या होगा, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से 364 बराबर, इसको थोड़ा सा हम पेन का कलर बदल देते हैं नहीं तो आपका कंफ्यूजन होगा। 364 बराबर मतलब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। अब यहां लिखेंगे चूंकि शेष कितना आ गया, तो शेष आ गया 0, इसलिए भाग की प्रक्रिया समाप्त होती है, अब नहीं करेंगे, भाग की प्रक्रिया समाप्त होती है। आप इसको गौर से देखिए, भाजक कितना आया 13, क्या देखिए ना 13 से भाग लगाए इसीलिए शेषफल 0 आया, तो लिख देंगे अतः पहले भी 13 आया था, इस बार कट के 13 आ गया था। अब तीनों संख्या को लिख दीजिए, इसका मतलब हो गया 156, 221 और 364। 156, 221 और 364 का HCF कितना आया, तो 13। तो ये जरूरी नहीं है कि 3 संख्या वाला होगा तो बहुत भारी होगा, हाँ थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन तरीका वही होगा जो 2 संख्याओं का था, जैसे 2 संख्या में निकालते थे वैसे ही। इसमें एक चीज जो हम आपके सामने लिख रहे हैं, इसमें आप बदलाव कर सकते हैं। अच्छा, बदलाव क्या कर सकते हैं, तो ये जो आप देख रहे हैं कि हम सामने में भाग लगाते हैं, सामने में भाग लगाते हैं, ये आप नहीं भी लगा सकते हैं। आप इस भाग को कॉपी के पीछे कहीं रफ में कर लीजिए। मेन चीज क्या है, मेन चीज हमारा ये है, ये जो लिखते हैं ना यही मेन है। अब ये लिखते कहां से हैं, तो हम लिखते हैं इस भाग को देखकर। तो हमने तो आपके सामने बनाया है, आप जब कॉपी पर बनाइएगा तो ये भाग जो करते हैं ये आप कहीं कर सकते हैं, जरूरी नहीं है ये सामने करना है, ये कॉपी के पीछे में कर लीजिए, कहीं रफ पे कर लीजिए, लेकिन मेन चीज ये लिखना है, यही मेन है। ये मेन नहीं है, ये तो इसलिए हम लिखे हैं कि आपको समझा पाए कि ये जो नाम देख रहे हैं ना यूक्लिड विभाजन, ये नया नया नाम, भारी भारी नाम, कोई बड़ा चीज नहीं है। ये वही है जो बचपन में हम लोग भाग बनाते थे और भाग को चेक करने के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ये वही है, बस इसलिए हमने सामने में बनाया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आपको 5 से 6 क्वेश्चन देते हैं, 5-6 क्वेश्चन इस पर लिख देते हैं, आप घर पे बैठ के आराम से प्रैक्टिस कीजिएगा तो बन जाएगा। क्लियर है, उम्मीद है आप समझे होंगे। हम थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम क्वेश्चन लिख देते हैं इस पर। तो हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ चुके हैं, उस पर आधारित ये 6 क्वेश्चन हमने आपको दिया है बनाने के लिए। यहां से गारंटी है कि एक क्वेश्चन अगर बहुत कम पूछेगा तो एक क्वेश्चन 2 नंबर वाला पूछता है और बहुत आसान है, बहुत आसान। समझ गए, कुछ नहीं करना है, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे बचपन में HCF बनाते थे, भाग बनाते थे, वही करना है, बस उसको लिखने का तरीका अलग है, अलग भी नहीं है, वही जो भाग चेक करते थे वही तरीका है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। इतना करते जाइएगा, आपका ये सारा क्वेश्चन बन जाएगा। एक क्वेश्चन फिक्स आता है मैथ्स में 2 नंबर का, यहां से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन उतार लीजिए, घर पर बैठ के इसको बनाइए और उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कोई HCF पूछेगा तो हम बना लेंगे। ठीक है।